अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, रीट को लेकर जितना भी आपका कोर्स आपका कंटिन्यू चल रहा है और कुछ ही वीडियो रहे हैं आपके लास्ट के टॉपिक के, जो इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि अब इम्तहान ज़्यादा नज़दीक आपका आने वाला है, बहुत ही जल्द आपके इम्तहान आ जाएंगे जुलाई में। तो सोचा मैंने पिछले साल के जो पेपर हैं, आपके लास्ट ईयर के पेपर हैं, उनको भी सॉल्यूशन करवाया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ साथ ही लेकर आई जाए। तो आपको दूसरे वीडियो भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जो क्लासेस हमारी डेली चल रही है वो तो आपको कंटिन्यू देखनी ही है। साथ में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगेगा कि पहले पेपर कैसे आते थे और आपको इस अंदाज़ा लगेगा कि पेपर को हल कैसे किया जाता है। अब दोनों ही बातें आपको समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये पेपर सीरीज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने तमाम दोस्तों में, सारे ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए, आज के पेपर को शुरुआत करने से पहले, आज के इस पेपर की शुरुआत करने से पहले मैं पेपर के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मैं ये बता दूँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको कंटिन्यू, अगर आप क्लासेस कंटिन्यू देखते हो तो आपको इन बातों का अमल बाद में भी करना है। आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों रीट 2017 का ये पेपर है जिसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। लेवल फर्स्ट का ज़बान एक, यानी भाषा जिसने एक नंबर चुनी हो, जिसने पहली भाषा चुनी हो उर्दू को, उनका ये दोस्तों क्या है, पेपर है। ये बात आप जानते ही हैं। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों का जवाब ज़रूरी हैं। ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिल जाता है कि उर्दू के सवाल आते कितने हैं। 30 सवाल का आपका पैटर्न रहता है, हमेशा से 30 सवाल का ही रहा है और आगे इंशाल्लाह 30 सवाल का ही कंटिन्यू रहेगा। चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट चुनते हो या लैंग्वेज सेकंड चुनते हो, चाहे ज़बान एक है, चाहे ज़बान दो है, चाहे लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, सभी में क्वेश्चन की संख्या, क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी होती है, 30 ही होती है। दोस्तों, अब जो हम ये पेपर शुरू करने जा रहे हैं, सभी सवाल के मैं आपको जवाब बताऊंगा, सिखाऊंगा। उससे पहले आपको 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके सामने सवाल आया, तो ऐसा तो नहीं है मैं आपको सवाल पढ़ते हाथों जवाब बता दूंगा। तो जैसे ही सवाल आपके सामने आए, जैसे ही स्लाइड ऊपर हो, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है, यानी वीडियो को वहीं पर रोक देना है और पहले खुद को सवाल पढ़ना है कि सवाल लिखा क्या, जवाब क्या लिखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले खुद सवाल पढ़ें और उसका खुद जवाब देने की कोशिश करें कि इसमें ए बी सी डी में कौन सा जवाब आएगा। एक पेन, कॉपी, पेपर साथ लेके बैठें। उस कॉपी में आप नोट करते जाएं, 1 से लेकर 30 तक आप नंबरिंग लिख दीजिए और नंबरिंग के साथ अटकाते जाइए कि पहले वाले में आपने सवाल का ए दिया है या बी दिया है। तो पहले आप अपनी तरफ से खुद आंसर दें, उसके बाद वीडियो को क्या करें, प्ले करें। फिर देखें मैं सवाल को क्या पढ़ता हूँ, किस तरह सॉल्यूशन करता हूँ और उसका जवाब क्या देता हूँ। जब सवाल पूरे 30 हो जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है और आप 30 में से कितने जवाब सही दे पाए हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का क्या हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी सही है और कितनी तैयारी की और ज़्यादा आपको ज़रूरत है। और पेपर से रिलेटेड कुछ बातें और होंगी तो मैं आपको वीडियो के दौरान बातों को बताता चलूँगा। हाँ, बस एक बात और, अगर लैंग्वेज फर्स्ट ली है या लैंग्वेज सेकंड ली है, लेवल फर्स्ट है या लेवल सेकंड है, चारों ही कंडीशन में पेपर चारों सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। इस बात के गहराई में ज़्यादा मत जाना, ज़्यादा परेशान मत होना कि सही तो लेवल फर्स्ट वालों का है हम क्यों देखें या लेवल सेकंड वालों का हम क्यों देखें। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, चारों ही पेपर बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम पेपर शुरू करते हैं। बाज़ाब्ता तौर से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका जवाब पहले अपनी तरफ से दे सकते हैं। और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ लास्ट में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप 30 ऑब्लिक लगा कर बताएं कि 30 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं। ये बात आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 31, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक हो सकता है पेडागोजी के सवाल पूछ लिए गए हों। ठीक है, सवाल नंबर 31 है, शुमाल का मुतज़ाद है, ए मगरिब, बी मशरिक, सी जुनूब या डी आसमान।
शुमाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तर। क्या होता है? उत्तर। ये चारों दिशाएं हैं। शुमाल का मतलब होता है उत्तर, मगरिब का मतलब होता है पश्चिम, मशरिक का मतलब होता है पूरब, जुनूब का मतलब होता है दक्षिण, और आसमान इनकी कैटेगरी से क्या है? बाहर है। इनकी कैटेगरी से क्या है दोस्तों? बाहर है। तो आप बताइए इन चारों दिशाओं में शुमाल का मुतज़ाद क्या होगा, यानी अपोजिट लफ्ज़ क्या होगा, उसका अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा, मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा? तो शुमाल का मुतज़ाद क्या होगा दोस्तों? जुनूब। क्या होगा? जुनूब। का सही जवाब है सी। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। सही जवाब है सी। सी यानी सी में लिखा है जुनूब। जुनूब यानी दक्षिण, शुमाल यानी उत्तर, जुनूब यानी दक्षिण। नेक्स्ट सवाल देखें। वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले खुद पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में मेरा सवाल का हल बाद में देखिएगा। सवाल नंबर 32 है, बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने जिला वतन करके कहाँ भेजा था? ए जापान, बी रंगून, सी नेपाल या डी रूस? कहाँ भेजा था? जापान, रंगून, नेपाल या रूस? अब ये कुछ सवाल आपके किताब से कहीं चैप्टर से ले लिए गए हैं। 2017 में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बात मैं आपको डिटेल में लास्ट में समझा दूंगा। सही जवाब इसका बी रंगून। कहाँ भेज दिया था? बी रंगून। कुछ सवाल के जवाब कॉमन सेंस से भी आप दे सकते हैं, ठीक है, इतना पेचीदा सवाल नहीं होते हैं, कॉमन सेंस से भी आपका जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 33, तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? गज़ल से, क़सीदे से, मरसिया से या मसनवी से? तो पहली बात, गज़ल से तो होगा नहीं, क्योंकि गज़ल का ताल्लुक, गज़ल में ताल्लुक किस चीज़ का होता है? रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता और बहर। गज़ल में इन 5 चीज़ों का नाम ही लिया जाता है। मरसिया के 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं और मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी है ही नहीं या अलग हैं। क़सीदे का ताल्लुक है तशबीब से। सबसे पहली आती है तशबीब। क्या आती है दोस्तों? सबसे पहला जो जुज़ होता है वो होता है तशबीब। दूसरा जो जुज़ होता है उसको कहते हैं गुरैज़। क्या कहते हैं दोस्तों? गुरैज़। तीसरा जुज़ होता है उसको कहते हैं मदह। क्या कहते हैं? मदह। इसी को हिजो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजो भी कहते हैं। इसी को हिजो भी कहते हैं। चौथा जो होता है वो कहलाता है हुस्न मतलब। हुस्न मतलब। और 5वां जो होता है वो होता है दुआ। क्या होता है? दुआ। इसके 5 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं। किसके? क़सीदे के। इसका सही जवाब है बी क़सीदा। हाँ, हालांकि आपको पढ़ाया जाएगा और गाइड्स में जब आप चेक करेंगे तो आपको कहीं जगह 4 मिलेगा, कहीं जगह 5 मिलेगा, क्योंकि तशबीब, गुरैज़ और मदह तक तो मामला ठीक है। कुछ लोग हुस्न तलब और दुआ को एक ही करार देते हैं और कुछ उलमा इसको हुस्न तलब और दुआ को अलग अलग करार देते हैं। कभी 4 बताते हैं, कभी 5 बताते हैं। आप इस इख्तलाफ में ना पड़ें। कोशिश ऐसे सवाल नहीं आते हैं, फिर भी सवाल आ जाए तो आपको 5 ही का जवाब देना है, 4 का जवाब नहीं देना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? कृष्णचंद्र, असमत चुगताई, सज्जा ज़हीर या प्रेमचंद? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रेमचंद पहला अफसाना निगार माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा अफसाना लिखने का सहरा भी प्रेमचंद के सर ही आता है और सबसे ज़्यादा मौसर, सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कहानियों को, सबसे ज़्यादा अफसाने को बामे उरूज पर पहुंचाने का जो काम है उसका सहरा भी किसके? प्रेमचंद के सर पे ही रहता है। इसका सही जवाब है प्रेमचंद। अफसाने के बारे में ना भी आपको पढ़ाया नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको अफसाने के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 35 नंबर का, साबिक़े की मिसाल दीजिए। तो मैंने आपको साबिक़ा और लाहिक़ा पढ़ाया है, तो तब मैंने आपको बताया था एक होता है साबिक़ा, एक होता है साबिक़ा, एक होता है लाहिक़ा। एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है साबिक़ा, एक होता है लाहिक़ा। ठीक है, साबिक़े का मतलब पीछे आने वाला, लाहिक़ा मतलब आगे लगने वाला। ठीक है, सबसे पहले साबिक़े की मिसाल आपको पता लगानी है तो क्या करना होगा? सबसे पहले इन चारों लफ्ज़ के क्या करेंगे? हम 2-2 टुकड़े करेंगे। मान लीजिए हम क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे और 2-2 टुकड़े कर देंगे। खुश और हाल 2 लफ्ज़ हो गए, अश्क और बार 2 लफ्ज़ हो गए, पयाम और बर 2 लफ्ज़ हो गए, दर्द और अंगेज़ ये 2 लफ्ज़ हो गए।
साबिका मतलब पीछे लगने वाला, लाहिका मतलब आगे लगने वाला। तो अब आगे वाले को हम सब भूल ही जाएंगे क्योंकि इनसे कोई मतलब है ही नहीं। हमें तो पीछे वाला देखना है कि पीछे वाला लफ्ज़ जो है वो साबिका है कि नहीं। बताइए, खुश से कोई लफ्ज़ बनता है क्या? हाँ, खुश से लफ्ज़ बनते हैं। खुश नसीब, खुशहाल, खुशगुलू, खुश नसीब, खुश मिजाज। बताइए, अश्क से कोई लफ्ज़ बनता है? अश्क से लफ्ज़ नहीं बनता, अश्क से लफ्ज़ नहीं बनता। पयाम से लफ्ज़ बनता है? नहीं बनता। दर्द से बनता तो है, दर्दनाक भी होता है, लेकिन एग्जामिनेशन ने क्या माना है? खुशहाल इसका मेन लफ्ज़ है, खुशहाल इसका सही जवाब है। हाँ, अगर आपको इस तरह कन्फ्यूजेबल सवाल अगर एग्जाम में मिल जाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कन्फ्यूजेबल सवाल आपके आगे जाकर काम आते हैं, और ये कन्फ्यूजन सवाल में जब गलतियाँ रह जाती है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, तो आपको उसके बोनस अंक मिल जाते हैं। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी पेचीदा और परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से बस सही करने की पूरी कोशिश करें। सवाल नंबर 36, आब होना का मतलब है क्या? पानी पीना, तलवार चलाना, शर्मिंदा होना या तेज़ी दिखाना। मुहावरे पढ़ा चुके हैं। आब एक फ़ारसी का लफ्ज़ है। आब किसका लफ्ज़ है दोस्तों? फ़ारसी का लफ्ज़ है। आपका मतलब होता है पानी। आपका मतलब क्या होता है? पानी। तो आब होना यानी पानी पानी होना, दोनों मुहावरे एक ही हैं। आब होना यानी पानी पानी होना। तो पानी पानी इंसान कब होता है? जब वो पानी पीता है तब, तलवार चलाता है जब, तेज़ी दिखाता है जब, या शर्मिंदा होता है जब। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जब इंसान शर्मिंदा होता है वो पानी पानी हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी पानी हो जाता है। तो इसका सही जवाब है सी, शर्मिंदा होना। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, शर्मिंदा होना। अगला सवाल देखिए, किसका ताल्लुक तकरीरी इंशा से है? बैतबाजी, इमला, इंशा या खतूत। सवाल समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे? सवाल की हिजा करेंगे, सवाल के टुकड़े करेंगे, फिर बात को हम डिटेल में जाकर समझेंगे। किसका ताल्लुक से है, बीच में लफ्ज़ देगा तकरीरी इंशा, तकरीरी इंशा। तो इंशा को तो आप भूल जाइए। लफ्ज़ क्या देखेंगे हम? तकरीर। क्या देखेंगे? तकरीर। देखिए, एक लफ्ज़ होता है तहरीर। क्या होता है? एक लफ्ज़ होता है तहरीर और एक होता है दोस्तों तकरीर। क्या होता है? तकरीर। ठीक है। तहरीर का मतलब लिखा हुआ, तकरीर का मतलब बोला जाने वाला। ज़बान की दो ही हालत होती है, तहरीरी और तकरीरी। या तो वो बोली जाती है या लिखी जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है तकरीरी से मुराद क्या है? बोली जाने वाली ज़बान से किसका ताल्लुक़ है, बोलने से किसका ताल्लुक़ है। हम ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से पढ़ते हैं। बैतबाजी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन्स, बोलने वाला, वो होती है बैतबाजी। इमला यानी श्रुति लेख, क्लास में जो बच्चों को लिखाई जाती है इमला, तो इमला तो बोल के लिखाई जाती है। तो इमला का संबंध लिखने से है या बोलने से? बेशक लिखने से है। इंशा का लिखने से है, बोलने से है? लिखने से है। खतूत जमा है ख़त की। बताइए, ख़त का संबंध लिखने से है या बोलने से? बेशक ख़त का संबंध लिखने से है। यहाँ पर बोलने वाली बात कौन सी है? सिर्फ बैतबाजी। कौन सी है? बैतबाजी। तो तकरीरी इंशा का ताल्लुक़ किससे है दोस्तों? बैतबाजी से है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। समझ गए? अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 38, बुलंद ख़ानी के लिए कौन सी महारत गैर ज़रूरी है? सवाल सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करके आते हैं, अरे यार ये वाला तो मुझे आता था, ये तो मैंने गलत कर दिया। वो सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है दोस्तों? यहाँ पर होती है। ये लिखा है गैर ज़रूरी। ये जो गैर जो लफ्ज़ होता है दोस्तों, ये भूल जाते हैं, ये दिखता नहीं है एग्ज़ाम में। ये यहाँ तो दिख रहा है क्योंकि मैं पढ़ के बता रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो जाता है जब एग्ज़ाम में बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो ये लफ्ज़ दिखता नहीं है। ये लफ्ज़ बाद में एग्ज़ाम में दिखता नहीं है, गैर ज़रूरी। ये बात कह रहा है ऐसी बुलंद ख़्वानी, बुलंद यानी जोर जोर से पढ़ना, बच्चे का चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना। एक क्लास में बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है और वो जोर जोर से पाठ को पढ़ता है, सबक को पढ़ता है, वो कहलाता है बुलंद ख़्वानी। तो बुलंद ख़्वानी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है? अब होता क्या है, एग्ज़ाम में पढ़ा जाता है ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी, बस ध्यान ज़रूरी पे जाता है और फटाफट उसका जवाब दे दिया जाता है। लेकिन बात क्या पूछी जा रही? बुलंद ख़्वानी के लिए एक बच्चे के जोर से पढ़ने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? देखिए, अदायगी। बताइए, अदायगी ज़रूरी है या नहीं है? दूसरा, आवाज़ का ज़ेरो बम यानी आवाज़ का धीरे करना, तेज़ करना, किस जगह आवाज़ तेज़ करनी है, किस जगह आवाज़ मंदी करनी है, कौन से लफ्ज़ों को ज़ोर से पढ़ना है, कौन से लफ्ज़ों को धीरे पढ़ना है। इजहार, इजहार यानी बोलने का तरीका, सलीका। और मुताला व तफ़हीम यानी जो कुछ पढ़ रहा है उसका उसको मतलब भी, मफ़हूम भी समझ में आना चाहिए।
क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है दोस्तों तफ़हीम। इसका सही जवाब है डी, मुताला और तफ़हीम। जो कुछ बच्चा बुलंद ख़्वानी में पढ़ रहा है, बच्चा खड़ा होकर जो चीज़ पढ़ रहा है, चिल्ला चिल्ला पढ़ रहा है, उसको मतलब समझ में आना ये बात ज़रूरी नहीं है। उसको सिर्फ पढ़ने से मतलब, अभी सिर्फ पढ़ाना सिखाया जा रहा है, तो मतलब उसका आना उसको ज़रूरी नहीं है। तफ़हीम समझ में आना ज़रूरी नहीं है। अदायगी ज़रूरी है कि वो लफ्ज़ों को किस तरह अदा कर रहा है। वो सड़क को सड़क तो नहीं कह रहा है, वो शरबत को सरबत तो नहीं कह रहा है। इस बात का आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है अदायगी का। आवाज़ का ज़ेर बम यानी किस तरह का वो सबक पढ़ रहा है, कौन से लफ्ज़ों को धीरे बोलना है, कौन सा तेज़ बोलना है, इस बात का उसको इल्म होना ज़रूरी है। इजहार के उसके बोलने का, उसके पढ़ने का इजहार तकल्लुम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, ज़रूरी है। लेकिन मुताला और तफ़हीम यानी डी जो इसका आंसर है वो सही है, यानी मुताला और तफ़हीम का बुलंद ख़्वानी में कोई हिस्सा नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 39, आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब क्या है? पहले ही बताइए, आटे दाल का भाव होना क्या है? मुहावरा है, कहावत है? ये एक मुहावरा है। और मुहावरे की अलामत क्या बताई थी दोस्तों? लास्ट में क्या आता है? ना आता है, ज़्यादातर, सभी में नहीं। रोज़ी कमाना, दुश्वारी का अंदाज़ा होना, आटे दाल की कीमत का पता लगना, या रोज़ी की तलाश करना। आटे दाल की कीमत पता लगाना ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। रोज़ी कमाना ये भी हो नहीं सकता, रोज़ी की तलाश करना ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या है दोस्तों? दुश्वारी का अंदाज़ा होना, ये इसका सही जवाब है। इंसान को आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब ये नहीं कि आटे दाल का भाव पता लग गया, आटा कितने रुपए किलो और दाल क्या भाव है, ऐसा नहीं। इसका मतलब है दुश्वारी का पता लगना कि सचमुच ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, सचमुच कितनी हालातों से उससे गुजरना पड़ रहा है। तो सही जवाब जो दोस्तों है इसका वो है बी, दुश्वारी का अंदाज़ा होना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 40, वक्फ़ा की अलामत है। ये रमूज़ औक़ाफ़ वाला चैप्टर है। वक्फ़ा की अलामत है, वक्फ़ा किसे कहते हैं? ये जो है दोस्तों ये अलामत है राबता की, ये अलामत है राबता की। ये जो है ये है तफसीलिया की, ये है तफसीलिया की, तफसीला की। ये जो है ये है वक्फ़ा, और ये जो है ये है सख्ता। इसको कॉमा कहते हैं, इसको कॉलन कहते हैं, इसको सामी कॉलन कहते हैं, इसको कॉलन डैश कहते हैं, ठीक है। इसे कॉमा कहते हैं, अल्प विराम, इसे सामी कॉलन कहते हैं, इसे कॉलन कहते हैं, यानी विसर्ग के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तफसीलिया है यानी विवरणात्मक चिन्ह है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, वक्फ़ा। क्या याद रखना है? वक्फ़ा। वक्फ़े की अलामत ये है, इस अलामत को नीम वक्फ़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीम वक्फ़ा, अल्प विराम। इसे क्या कहा जाता है? नीम वक्फ़ा भी कहा जाता है, और इसी को वक्फ़ा भी कहा जाता है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी। क्या होगा? सी। अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है दोस्तों ये है एक पैसेज। पैसेज आपको दो दिए जाएंगे, कभी एक भी दिया जाता है, ज़्यादातर दो ही आते हैं। एक पैसेज होता है जो निसाब से होता है, यानी छठी, सातवीं, आठवीं किसी बुक से लिया होता है, और एक असबाग जो होता है, एक इक़्तिबास जो होता है वो किसी दूसरे चैप्टर से, किसी दूसरी बुक से, कहीं और से दे दिया जाता है। सीन और अनसीन वाला हिसाब है, ठीक है। तो आप इस बात के चक्कर में ना पड़ें। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है, सर आपने छठी, सातवीं, आठवीं के चैप्टर पढ़ाए नहीं। क्यों नहीं पढ़ाए और क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी? क्योंकि इस पैसेज के बाद जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो जनरल ग्रामर के होंगे। कैसे होंगे? जनरल ग्रामर के होंगे, या उनके जवाब ऐसे होंगे, आप खुद सोचिए, जब छठी, सातवीं, आठवीं का बच्चा पैसेज से सवाल खुद हल कर सकता है, तो आप तो टीचर बनने जा रहे हैं। आप में इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए कि आप पैसेज में ढूंढकर जवाब खुद दे सकें। पैसेज से ही आपको जवाब पूछे जाते हैं, अलग से कोई जवाब नहीं पूछे जाते। तो आप पैसेज पढ़ के जवाब खुद देने की एबिलिटी लेकर आइए, ना कि छठी, सातवीं, आठवीं की पूरी किताबों को पढ़ने में वक्त गवाइए। ये आपके लिए क्या है? मेरी नज़र में बेवकूफ़ी वाला काम है कि आप छठी, सातवीं, आठवीं की पूरी किताब पढ़ते हैं और सिर्फ एक सवाल जाकर उसमें से हल होता है, बाकी सवाल सारे ग्रामर के ही होते हैं। 5 सवाल अगर पूछे जाते हैं तो 5 में 4 सवाल ग्रामर के होते हैं, एक सवाल पैसे से पूछा जाता है, और वो एक सवाल भी आप अगर ढंग से ढूंढेंगे तो आपको पैसे में उसका जवाब मिल जाएगा। बनिस्बत इसके कि आप छठी, सातवीं, आठवीं की तैयारी करें, उससे अच्छा ये है कि आप जीके की या अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, वो आपके ज़्यादा काम आएगी।
बहरहाल चूँकि अब पैसेज दिया गया है तो मेरा काम है पढ़ना, आपको समझाना। चलो पढ़ के बताते हैं। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर मुताल्लिका सवालात 41 से 45 तक के जवाब दीजिए। 41 से 45 5 सवाल दिए जाएंगे आपको, जिसके जवाब आपको देने हैं। इक़्तिबास क्या है देखिए। कुदरत ने हकीम अब्दुल हमीद के हाथ में बड़ी शिफा दी थी। उनके नब्ज़ थामते ही मरीज़ इत्मीनान और दिली सुकून महसूस करता था। वह गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद में फ़राख दिली से काम लेते थे। हमदर्द दवाखाने से उन्हें मुफ्त दवाएं मिलती थी। हकीम साहब की अवामी खिदमत सिर्फ दवा इलाज तक महदूद नहीं रही। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए जामिया हमदर्द की बुनियाद डाली, जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी के सतह तक तालीम का उम्दा इंतज़ाम किया गया। उन्होंने मुकाबले के इम्तहानों के लिए हमदर्द स्टडी सर्कल कायम किया। उससे फ़ायदा उठाकर बहुत से तलबा स्कूल सर्विसेज यानी आला सरकारी ओहदों के इम्तहानात में कामयाब हो चुके हैं। अब ये हमने पैसेज पढ़ा, और मान लीजिए पैसेज ना भी पढ़ते तो आपको सिर्फ पहले सवाल के अलावा जितने भी सवाल हैं वो देखिएगा आप कैसे जवाब दे देंगे बिना पैसेज के ही। पहला सवाल पूछा गया है, दर्ज बाला इक़्तिबास में हकीम साहब की कौन सी खूबी नुमायाँ है, कौन सी खूबी स्पष्ट की गई है? दर्दमंदी का जज्बा, बी अवामी खिदमत, सी पढ़ने का शौक़, या डी तलबा से मोहब्बत। तलबा से मोहब्बत नहीं हो सकता, पढ़ने का शौक़ नहीं हो सकता, या तो है अवामी खिदमत या है दर्दमंदी का जज्बा। अगर बात सिर्फ दवा इलाज तक होती तो बात आती दर्दमंदी का जज्बा। लेकिन बात क्या है, ना सिर्फ उन्होंने दवा इलाज का काम किया बल्कि पढ़ने लिखने पर भी जोर दिया। इसको कहते हैं अवामी खिदमत। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका बी सही जवाब होगा। अवामी खिदमत इसका सही जवाब है। कौम की खिदमत करने का उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से काम किया। अगला सवाल देखिए, पसमानदगी के क्या मानी हैं? ऊंचाई, मजबूती, पिछड़ापन या अज़मत। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना, अगर आप बिल्कुल इस बात को ढंग से पेपर को हल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप चारों सवालों को ऑप्शन, कई बार जवाब ऐसे भी मिल जाता है जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे। एक है लफ्ज़ ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ऊपर जाना। दूसरा है मजबूती, मजबूती से भी मुराद क्या है? ऊपर जाना। अज़मत, अज़मत का मतलब भी है ऊंचा। तीनों लफ्ज़ अपने आप में सिमिलर हैं। चौथा लफ्ज़ जो है वो क्या है? पिछड़ापन। क्या है? पिछड़ापन। पिछड़ापन का मतलब है नीचे आना। तो बताइए तीन में से एक अलग कौन सा है? पिछड़ापन इसका जवाब है। पसमानदगी का मतलब क्या है दोस्तों? पिछड़ापन। क्या है? पिछड़ापन। अगला सवाल देखिए, जामिया किस को कहते हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मदरसा? स्कूल ही कहलाती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा। सही जवाब है यूनिवर्सिटी। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली सुना होगा, तो जामिया क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। क्या है? यूनिवर्सिटी। तो जामिया किसे कहते हैं दोस्तों? यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपको डायरेक्टली भी इसका जवाब आ सकता था, पैसेज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं थी। हकीम अब्दुल हमीद के हाथ में बड़ी शिफा दी थी। इस जुमले में शिफा लफ्ज़ क्या है? शिफा लफ्ज़ क्या है? फ़ैल है, फ़ाइल है, ज़मीर है या सिफत है? फ़ैल किसे कहते हैं? किसी काम होने को। क्या शिफा कोई काम है? नहीं है, तो फ़ैल नहीं होगा। फ़ाइल होता है काम करने वाला। क्या शिफा कोई काम करने वाला है? नहीं। काम करने वाला कौन है? अब्दुल हमीद है, इसलिए फ़ाइल भी नहीं होगा। फिर ज़मीर होता है जो फ़ाइल की यानी फ़ाइल की जगह इस्तेमाल किया जाए, काम करने वाले की इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। तो शिफा कोई काम करने वाले की जगह इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए शिफा क्या है दोस्तों? सिफत है। शिफा क्या है दोस्तों? सिफत है। शिफा अपने आप में क्या है? विशेषता है। सही जवाब क्या है दोस्तों? सिफत है। शिफा क्या है? एक सिफती लफ्ज़ है। सिफत यानी विशेषता है। सिफत, ठीक है, एक विशेषता है, एक कैफियत है। शिफा कोई काम नहीं है, कोई काम करने वाला भी नहीं है। अगले सवाल देखिए, इत्मीनान का मुतज़ाद क्या होगा? मुतज़ाद यानी उल्टा। इत्मीनान यानी क्या होता है? आराम। इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारना यानी आराम से ज़िंदगी गुजारना। वही बात है पहले वाली। चारों लफ्ज़ को पढ़ेंगे और चारों लफ्ज़ एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर निकलेंगे। घबराहट यानी घबराना,
तसल्ली, तसल्ली का मतलब आराम, तक़वियत यानी आराम सुकून, और सुकून का मतलब भी आराम। तो तसल्ली, तक़वियत और सुकून तीनों लफ्ज़ क्या हैं, हम मानी है, एक जैसा जवाब दे रहे हैं। अलग क्या है यहाँ पर, घबराहट। क्या है, घबराहट। तो इत्मीनान का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा दोस्तों, घबराहट होगा। क्या होगा, घबराहट होगा। अब एक पैसेज फिर से आ गया है, दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात 46 से 50 के जवाब दीजिए। इक़्तिबास पढ़िए और 46 से लेकर 50 तक के क्या देने दोस्तों, जवाब देने हैं। बेपनाह इज्जत और मकबूलियत के बावजूद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कभी दुनियावी आराम व आसाइश के पीछे नहीं भागे। बनारस उनका था और वो बनारस के थे। बनारस छोड़कर कहीं और रहना पसंद नहीं किया। उन्हें समंदर पार के मुल्कों से बड़ी बड़ी पेशकश आईं, लेकिन माल और दौलत के खातिर उन्होंने अपनी वज़ा कभी नहीं बदली। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ एक आम आदमी की तरह गुजारी। बनारस के अपने पुराने घर में बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने में बड़े खुश और मगन थे। तो ये बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि कौन थे, शहनाई वादक थे। कौन थे, शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई बजाने वाले। अब देखते हैं सवाल, और अगर सवाल पैसेज से नहीं देते, डायरेक्ट देते तो क्या होता, तो भी समझ ली बात। इस इक़्तिबास में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ज़िंदगी का नुमाया पहलू कौन सा है, कौन सा पहलू नुमाया है, कौन सी बात स्पष्ट की है, भाईचारगी नहीं, इखलास नहीं, सादगी या वज़ा तरह। यहाँ पर बात की गई है सादगी की, यानी इतनी पेशकश आने के बाद भी वो शहर छोड़ के कहीं गए नहीं और अपना हुलिया वगैरह सब वैसा का वैसे ही रखा जैसे वो रहा करते थे। इससे उनकी कौन सी बात छलकती है दोस्तों, उनकी सादगी नज़र आती है। यही इसका क्या है दोस्तों, जवाब है 46 का जवाब है सी। क्या है, सी। वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने सवालों के जवाब आपने सही दिए। इसलिए सवाल आते ही पहले वीडियो को पॉज करें, पहले जवाब दें, खुद पढ़ें, जवाब दें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद मुझे बताएं कितने आपके सवाल सही हुए हैं। आसाइश का मुतज़ाद क्या होगा, आसाइश का मुतज़ाद क्या होगा। तो पहली ज़रूरत क्या है, आसाइश का मतलब पता होना चाहिए। आसाइश कहते हैं ऐशो आराम को, आसाइश कहते हैं ऐशो आराम को। तो इसका उल्टा क्या होगा, रिहाइश नहीं, आजमाइश नहीं, राहत नहीं, तो क्या होगा, तकलीफ़। क्या होगा, तकलीफ़। तकलीफ़ में दिन गुजारना और आसाइश में दिन गुजारना। तो 47 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, डी, तकलीफ़। तकलीफ़ का उल्टा होता है आसाइश और आसाइश का उल्टा तकलीफ़। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सवाल नंबर 48, बेपनाह के मानी क्या हैं। बेपनाह के क्या मानी है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बेचैन या बेपरवाह। अरे फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब क्या, बेपरवाह मोहब्बत करता हूँ, लापरवाहों की तरह नहीं, बेचैनों की तरह नहीं, बहुत कम करता हूँ नहीं, बल्कि क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो बेपनाह का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बहुत ज़्यादा। अगला लफ्ज़ है दोस्तों सवाल नंबर 49, इज़्ज़त का मुतरादिफ है। मुतरादिफ का मतलब क्या होगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। मुतरादिफ का मतलब क्या है, पर्यायवाची शब्द। इज़्ज़त का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, इज़्ज़त को और किस नाम से जाना जाता है, ज़िल्लत से नहीं, ज़िल्लत का मतलब बेइज्जती होती है। किल्लत, किल्लत का मतलब कमी होती है। करामत, करामत का मतलब चमत्कार होता है। सही जवाब क्या है दोस्तों, सी, आबरू। क्या है, आबरू। आबरू का मतलब होता है इज़्ज़त। इज़्ज़त और आबरू की अल्लाह ताला क्या करे, हिफाजत करे। आपने इज़्ज़त और आबरू को एक साथ सुना होगा। तो आबरू इसका सही जवाब है। 49 का सही जवाब क्या है दोस्तों, सी, आबरू। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 50, वज़ा के मानी क्या हैं। वज़ा के मानी क्या हैं, वाज़ेह, वसीयत, आदत या हुलिया। वाज़ेह यानी स्पष्ट, साफ, वसीयत जिसको कहते हैं मरने के बाद जो दी जाती है, आदत यानी इंसान की आदत व अतवार, हुलिया इसका सही जवाब क्या है, हुलिया। क्या है, हुलिया। वज़ा क़ता आपने सुना होगा लफ्ज़, किताबें जब आपने पढ़ी होगी, आपने कुछ चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा उसकी वज़ा क़ता ऐसी थी। वज़ा क़ता कहते हैं हुलिये को, इंसान का चाल चलन, डील डॉल, उसकी शारीरिक दक्षता जिसे कहते हैं, शारीरिक जो हष्ट पुष्ट जो इंसान होता है वो क्या कहलाता है, वज़ा क़ता कहलाता है। क्या कहलाता है, वज़ा क़ता। यहाँ पर सिर्फ वज़ा इस्तेमाल किया गया है। तो वज़ा का मतलब क्या होता है दोस्तों, हुलिया। क्या होता है, हुलिया। तो सवाल नंबर 50 का सही जवाब क्या है दोस्तों, डी। क्या है, हुलिया। अगला सही जवाब देखने से पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 51, पासबान के मानी हैं। पासबान के मानी हैं। ये पासबान में क्या लगा है दोस्तों, बान। क्या लगा है, बान। और बान का मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करने वाला, किसी की सिक्योरिटी करने वाला,
ये कहलाता है बान। क्या कहलाता है? बान। दरमियान में बान है? नहीं है। निगहबान में बान है? ठीक है, ये हो सकता है। मेहरबान में बान है? ये हो सकता है। पशेमान यानी शर्मिंदा होना, ये नहीं हो सकता। दरमियान नहीं हो सकता। बच गया निगहबान और मेहरबान। निगहबान क्या होता है? देखभाल करने वाला। पासबान भी क्या होता है? देखभाल करने वाला। मेहरबान का मतलब कर्म करने वाला, तो मेहरबान भी नहीं होगा। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उसका क्या होगा? बी, निगहबान। क्या होगा? निगहबान का मतलब होता है ख्याल रखने वाला। पासबान का मतलब भी क्या होता है? ख्याल रखने वाला, देख रेख करने वाला, सिक्योरिटी करने वाला, किसकी देखभाल करने वाला। सही इमला की निशानदही कीजिए। अब ये जो लफ्ज़ हैं दोस्तों, ये आपकी पर्सनल एबिलिटी बताते हैं कि आपका मुताला कितना अच्छा है, आप कितना ज़्यादा किताबें ढंग से पढ़ते हैं, आप कितना ज़्यादा पढ़ते वक्त कितना ध्यान से बातों को समझते हैं, सुनते हैं। ये बातें आपकी बताती है। पहला लफ्ज़ है ग़िज़ा। क्या है? ग़िज़ा। ग़िज़ा सही लफ्ज़ है? नहीं, ग़िज़ा है गलत। ग़िज़ा ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। जे से नहीं, जाल से लिखा जाता है ग़िज़ा। क्या है? ग़िज़ा। ये लफ्ज़ क्या है? गलत है। दूसरा है ज़ईफ़। क्या है? ज़ईफ़। हाँ, तो ज़ईफ़ बिल्कुल सही है। ज़ईफ़ बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब सही जवाब क्या है? ज़ईफ़ इसका सही जवाब है। सही इमला की निशानदही करनी है तो सही क्या है? ज़ईफ़ इसका सही जवाब है। 20 का राइट आंसर है। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। दोनों योग, दोनों का मेल बिल्कुल सही है कि नहीं? जिगर का दिलरुबा से कोई मेल है? वो सिर्फ गानों में होता है, सही में नहीं है, जिगर का नहीं है। दस्त और दश्त। दस्त का मतलब दस्त नहीं हो, लूज मोशन नहीं है। दस्त का मतलब होता है हाथ। दस्त का मतलब होता है हाथ। ये फारसी का लफ्ज़ है दस्त। दस्त का मतलब होता है हाथ। और दश्त, दश्त का मतलब होता है जंगल। दश्त का मतलब होता है जंगल। क्या हाथ और जंगल का कोई जोड़ है? नहीं है। इसका मतलब बी वाला भी नहीं है। सी है दवा और दावा। दवा और दावा, यहाँ खड़ा जबर आता है छोटा सा। दवा और दावा। दवा यानी मेडिसिन, दावा यानी अपील करना, किसी चीज़ का दावा करना, मैं दावा करता हूँ ऐसा होगा। तो क्या दवा और दावा का कोई जोड़ है? बिल्कुल नहीं है। आखिरी है नींद और ख्वाब। नींद और ख्वाब। जब नींद आती है तभी ख्वाब आते हैं, बिना नींद के ख्वाब नहीं आते हैं। उसे बिना नींद के जो ख्वाब आते हैं उसे तो ख्याली पुलाव कहते हैं, ठीक है, ख्वाब नहीं कहते। तो बताइए नींद और ख्वाब का कोई जोड़ है? बेशक नींद और ख्वाब दोनों आपस में क्या है? सही है। इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। क्या होगा? डी। अगला सवाल देखिए। लुगत में कौन सा लफ्ज़ पहले आता है? लुगत यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी का रूल्स आपको पता है, आपने इंग्लिश की डिक्शनरी भी देखी होगी। सबसे पहले ए वाले वर्ड आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, इस तरह डॉट डॉट करते लास्ट में जेड वाले लफ्ज़ आते हैं। फिर ए वालों में भी पहले ए वाले आते हैं, फिर ए के बाद जस्ट बाद में ए वाले आते हैं, वो आते हैं। फिर ए के बाद फिर ए बी वाले आते हैं, फिर ए सी वाले आते हैं, फिर ए डी वाले आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। फिर ए बी के बाद ए बी और वापस ए वाले आते हैं, फिर ए बी और बी वाले आते हैं। तरीका ही होता है डिक्शनरी का, वही तरीका उर्दू में भी होता है। तो बताइए अकबर, अकबर, अहमद, अफजल या असगर, चारों में पहला लफ्ज़ कौन सा आएगा? डिक्शनरी खोली जाए तो अलीफ तो चारों में है, इसका मतलब चारों पहले आएंगे। अब उसके बाद पहले काफ आता है, पहले हा आता है, पहले फा आता है, या पहले स्वाद आता है? तो सबसे पहले आता है हा। क्या आता है? हा। इसलिए सही जवाब क्या होगा? बी, अहमद। लुगत में सबसे पहला लफ्ज़ कौन सा आएगा? अहमद आएगा। उसके बाद क्या आएगा? हा के बाद क्या आता है? जीम चा हा, खा, दाल डाल डाल, सीन सीन, स्वाद वाद। उसके बाद क्या आता है? स्वाद आता है। तो बाद में असगर आएगा, तोएं जोएं, एन गैन, फा, काफ। उसके बाद अफजल आएगा और लास्ट में अकबर आएगा। क्या आएगा? अकबर आएगा। ये इसकी सेमेंट रहेगी। लेकिन सबसे पहला लफ्ज़ आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? बी वाला इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 55। फराहम करना के मानी हैं सोचना, वहम करना, जमा करना या फरमाइश करना। फ़राहम करना उपलब्ध कराने को भी कहते हैं, मुहैया कराने को भी बोलते हैं। और वैसे फ़राहम का सही लफ्ज़ का इसका मानी है जमा करना। क्या है? जमा करना यानी कलेक्शन। क्या है इसका मतलब? कलेक्शन। फ़राहम करने का मतलब क्या दोस्तों? जमा करना। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 56। फाजिल की जमा है
अफजल, फजल, फुजला या फजूल या फजूल। फाजिल की जमा क्या होगी? अफजल नहीं होगी क्योंकि अफजल का मतलब होता है ऊंचा, उच्चतम, बढ़िया, बेहतर। फजल नहीं होगी, फजल का मतलब होता है करम, फजल करना, करम करना। फिजूल नहीं होगी, फिजूल का मतलब होता है व्यर्थ। फुजला मतलब क्या है? फाजिल की जमा। फाजिल की जमा क्या है? फुजला। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी। सी फुजला इसका क्या है? सही जवाब है फाजिल की फुजला। जब आपको वाहिद जमा वाला टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें मैंने ये लफ्ज़ सारे कनेक्ट किए हैं। अगर आप ढंग से उन वीडियो को देखा होगा तो आपको सब चीज़ें याद होंगी। चलिए अगला लफ्ज़ देखिए। सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57। माइक्रोस्कोप को उर्दू में कहते हैं दूरबीन, खुर्दबीन, चश्मे बद्दूर और आलाकार। आलाकार तो कहेंगे नहीं, चश्मे बद्दूर भी कहेंगे नहीं। अब कन्फ्यूजन होती है दूरबीन और खुर्दबीन में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? माइक्रोस्कोप को क्या कहा जाता है? खुर्दबीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुर्दबीन कहा जाता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 58। सही इमला की निशानदेही कीजिए। अब आपको एक नहीं बल्कि दो दो लफ्ज़ दिए गए हैं एक साथ। अब आपको हो सकता है दोनों ही लफ्ज़ गलत हो या हो सकता है दो में से कोई एक गलत हो। ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अगर आपको लगता है एक सवाल सही, एक लफ्ज़ सही है, तो अब क्या होता है दूसरा भी हम मान लेते हैं हाँ ये भी गलत, ये भी सही हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, दो में से एक सही और एक गलत भी हो सकता है। कर्ज सही है लेकिन वर्ष कोई लफ्ज़ नहीं होता। ये हो सकता है वर्ष ही लिखा हो, वर्ष कोई वर्ड होता ही नहीं। ज़मानत जे से नहीं आता, ज़मानत ज़्वाद से आता है। ज़मानत किससे आता है दोस्तों? ज़्वाद से आता है। इसका मतलब इसकी इमला भी गलत है। जहानत बड़ी हा से नहीं आता, जहानत छोटी हा से आता है। जहानत, जहानत बना है जहीन से और जहीन में क्या आती है? छोटी हा आती है। इसका मतलब भी गलत है। मकरूज़ और मकतूल, मकतूल सही है लेकिन मकरूज़ में ज़ॉय नहीं आता है। जब कर्ज़ है, कर्ज़ से मकरूज़ बनेगा तो मकरूज़ की इमला कुछ इस तरह होगी। मकरूज़ आता है दोस्तों ज़्वाद से। तो ये है असल और नस्ल। असल और नस्ल, असल यानी ओरिजिनल, नस्ल यानी ब्रीड, नस्ल इसको कहा जाता है। ये दोनों क्या है लफ्ज़? ये सही हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? असल और नस्ल। ए इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 59। सर्दी लफ्ज़ कौन सा इसम है? सर्दी लफ्ज़ कौन सा इसम है? इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़, इसमें कैफियत या इसमें आला? या इसमें आला। इसमें जमा किसे कहा जाता है? वो इसम जो जमा के रूप में पढ़ने में आए, यानी बहुत सारे हों पर पढ़ने में सिंगल ही आए तो क्या कहलाते हैं? इसमें जमा कहलाते हैं। जैसे फौज, जैसे फौज, जैसे लश्कर, है ना, जैसे झुंड, जैसे भीड़। ये सब क्या है दोस्तों? ये इसमें जमा की निशानी है। तो सर्दी इसमें काउंट होता है क्या? नहीं, इसमें जमा नहीं है। इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़ दो होते हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मका। यानी वो इसमें या तो जो टाइम बताए या कोई जगह बताए। सर्दी कोई टाइम बताता है क्या? नहीं। सर्दी कोई जगह बताता है? नहीं। इसका मतलब इसमें ज़र्फ़ भी नहीं है। इसमें कैफियत, इसमें कैफियत, कैफियत का मतलब भाव, महसूस करना। क्या सर्दी महसूस की जा सकती है? बिल्कुल, सर्दी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। जिस तरह अभी कमरे में मैं बैठा हूँ तो मुझे बहुत ज़ोरदार गर्मी लग रही है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो सर्दी क्या होगा दोस्तों? इसमें कैफियत होगा, इसमें कैफियत होगा। और डी है इसमें आला। ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें आला कहते हैं, आला से बना है उपकरण से, आला बना है उपकरण के लिए। क्या सर्दी कोई उपकरण है? क्या सर्दी कोई टूल्स है? इसमें आला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? किसी टूल के लिए जो काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे टूल को कहते हैं। इसमें आला इसमें नहीं आएगा। इसका सही जवाब है सी, इसमें कैफियत। सर्दी क्या है? इसमें कैफियत है। आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 60। सवाल नंबर 60। ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल लिखिए या मिसाल है। सबसे पहले एक मैंने आपको चीज़ बताई थी पढ़ाते पढ़ाते, ये बात मैंने बार बार दोहराई थी। आप छोटे छोटे लफ्ज़ों को ढंग से अगर मीनिंग याद रखेंगे तो आपको चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप ज़मीर को भूल जाइए, मिसाल भूल जाइए, आप सिर्फ एक लफ्ज़ देखिए इस्तिफ़हामिया। इस्तिफ़हामिया किससे बना है दोस्तों? इस्तिफ़हाम से बना है। इस्तिफ़हाम,
इस्तिफामिया किससे बना है दोस्तों? इस्तफहाम से बना है। यहाँ लगने दे, यहाँ लगने। इस्तिफामिया इस्तिफाम से बना है, और इस्तिफाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक। इस्तिफाम बना है सवालिया निशान के लिए, इस्तिफामिया बना है सवालिया निशान के लिए। तो बताइए यहाँ पर चारों में से कौन सा ऐसा सवाल है जो प्रश्नवाचक सवाल है, यानी क्वेश्चनर सवाल है? ये तुम्हारा घर है, बताइए क्या इसका आगे सवाल लग सकता है? नहीं। ताजमहल किसने बनवाया, क्या ये सवाल है? बिल्कुल। वो मेरी बहन है, क्या ये सवाल है? नहीं। ये मेरा कलम है, क्या ये सवाल है? नहीं। इसका मतलब सवाल तो कोई नहीं है, सवाल तो सिर्फ एक है, ताजमहल किसने बनवाया, ये एक सवाल है। इसका मतलब ये ज़मीर इस्तिफहामिया की क्या है? मिसाल है। इसका सही यानी राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी है। क्या है? बी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में समझने में, जानने में कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इसके नेक्स्ट वीडियो में उन बातों को और ज़्यादा ध्यान रखा जाए। ये पहली आपसे गुजारिश है। दूसरी बात, आपसे कितने सवाल सही हुए हैं आपने कॉपी में नोट किया होगा, आप उसकी काउंटिंग करके मुझे बताइएगा कि सर मेरे 30 में से 28 आए हैं, 30 में से 29 आए हैं, 30 में 27 आए हैं। आप उसकी संख्या मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू डेली आ रही है। एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह सारे पेपर्स भी आपको कराए जाएंगे, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको करवाए जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।